बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉपुलेशन लेवल और कम्युनिटी लेवल। ये टॉपिक आपकी बुक पे तो बहुत थोड़े से हैं, लेकिन इसके अंदर ऐसे ऐसी टर्म्स इस्तेमाल की गई हैं जिनको एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम चलते हैं पहले पॉपुलेशन लेवल पे कि पॉपुलेशन लेवल क्या होती है। पॉपुलेशन बेसिकली किसी एक ही स्पीशीज़ के इंडिविजुअल का एक ऐसा ग्रुप होता है जो एक ही जगह पर एक ही वक्त में रह रहा होता है। यानी इसमें अगर हम देखें तो 3 वर्ड गो जो काबिल गौर हैं वो ये हैं कि एक है जो कि सेम स्पीशीज़, दूसरा है कि सेम प्लेस और तीसरा है सेम टाइम। यानी एक ही स्पीशीज़ के अफराद जो एक ख़ास जगह पे एक स्पेसिफ़िक प्लेस में स्पेसिफ़िक टाइम के अंदर रहते हैं, उनको हम उसका पॉपुलेशन कहते हैं, उसकी पॉपुलेशन कहते हैं। देखिए, इसके अंदर एक वर्ड मैं आप लोगों को थोड़ा-सा बयान करना चाहता हूँ और वो ये है कि स्पीशीज़, कि स्पीशीज़ क्या चीज़ होती है। देखिए, स्पीशीज़ का लफ्ज़ जो है ना, वो आम तौर पर लोग इस्तेमाल करते हैं कि एक स्पीशीज़ के लिए वो एक स्पीशी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ऐसे नहीं बोलते, और ज़्यादा स्पीशीज़ के लिए वो स्पीशीज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बात आप लोग याद रखें कि जो वर्ड स्पीशीज़ है, ये वाला जो वर्ड है, ये एक ही है, यानी स्पीशीज़ ही है, कोई लफ्ज़ स्पीशी जो है, वो नहीं है। एक स्पीशीज़ की बात कर रहे हों या फिर आप ज़्यादा स्पीशीज़ की बात कर रहे हों, आपने वर्ड स्पीशीज़ ही इस्तेमाल करना है। अब हम चलते हैं जी इसकी एक और तरफ, और वो ये है कि क्यों हम इसकी डेफ़िनिशन के अंदर हम सेम प्लेस या स्पेसिफ़िक प्लेस या सेम टाइम या स्पेसिफ़िक टाइम का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। देखिए, पॉपुलेशन जो है वो डिपेंड कर रही होती है प्लेस के ऊपर और टाइम के ऊपर। अगर आप प्लेस को बदल देंगे तो पॉपुलेशन बदल जाएगी, टाइम को बदल देंगे तो पॉपुलेशन उसमें भी बदल जाएगी। इसको हम थोड़ा-सा मिसाल के साथ समझते हैं। सपोज़ करें कि हमारे पास ये एक स्पेसिफ़िक एरिया है। इस एरिया के अंदर जितने भी लोग होंगे, जो भी इसके अंदर पॉपुलेशन होगी, सपोज़ करें कि इसके अंदर हम ह्यूमन पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं कि ये इसके अंदर ह्यूमन पॉपुलेशन है। ज़ाहिर बात है, हमने एरिया इतना सेलेक्ट किया है, इसके बाहर भी पॉपुलेशन होगी इस तरीके से। तो हमने इतने से एरिया को सेलेक्ट किया है, इसमें हमने बता दी कि एक वक़्त में मिसाल के तौर पर आज की डेट में इसकी जो पॉपुलेशन है वो इतनी है, सपोज़ 500 है। अब आप मुझे एक बात बताएँ कि अगर हम 1 साल बाद की बात करते हैं, तो क्या इसके अंदर जो पॉपुलेशन है वो सेम ही रहेगी, इतनी ही पॉपुलेशन रहेगी? तो इसका आंसर है नहीं, इतनी पॉपुलेशन नहीं रहेगी। हो सकता है कि कुछ लोग जो हैं वो यहाँ से माइग्रेट कर जाएँ, हो सकता है कुछ लोग और आ जाएँ, कुछ लोग हो सकता है मर जाएँ और कुछ लोग जो हैं वो पैदा हो जाएँ। तो इस तरह से जो टाइम होता है वो बेसिकली टाइम जो है वो असरअंदाज हो रहा होता है पॉपुलेशन पे। इसलिए पॉपुलेशन की डेफिनेशन में हमें इसको बयान करना या टाइम को ज़रूर बयान करना पड़ता है। अब हम चलते हैं जी प्लेस की पे, तो प्लेस को इसकी डेफिनेशन में हम क्यों बयान करते हैं, इसकी भी यही रीज़न है। अगर आप एक स्पेसिफिक प्लेस की बात कर रहे हैं, अब अगर आप प्लेस बदल देते हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप इतनी प्लेस नहीं लेते बल्कि आप इतनी प्लेस ले लेते हैं, तो फिर भी पॉपुलेशन बदल जाएगी, क्योंकि आप जो पहले पॉपुलेशन थी उसके बाहर भी तो पॉपुलेशन है। अगर हम एरिया बढ़ा देते हैं जगह का, तो फिर पॉपुलेशन भी जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये इसकी डेफिनेशन के अंदर ये सेम प्लेस या स्पेसिफिक प्लेस और स्पेसिफिक टाइम कहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बगैर हम पॉपुलेशन की डेफिनेशन नहीं कर सकते, क्योंकि पॉपुलेशन जो होती है वो प्लेस और टाइम पर डिपेंड कर रही होती है, इसलिए इनको स्पेसिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब हम चलते हैं पॉपुलेशन की जो कुछ इसकी एग्जांपल्स हैं, और पहली एग्जांपल जो इसकी सिंपल मैं दे देता हूँ आप लोगों को कि एक फील्ड है और इस फील्ड के अंदर जितने भी रैट होंगे, एक स्पेसिफिक, जहाँ पे भी हम बात करेंगे कि स्पेसिफिक फील्ड में स्पेसिफिक टाइम पर उसके अंदर जितने भी ये होंगे रैट्स होंगे, उसको हम कहेंगे वो उसकी पॉपुलेशन है। इसी तरीके से अगर स्टूडेंट की बात करें तो क्लास के अंदर एक स्पेसिफिक क्लास के अंदर, ये भी आपने या बायोलॉजी की क्लास आप कह सकते हैं, तो उसके अंदर एक स्पेसिफिक टाइम में जो स्टूडेंट हैं वो कितने हैं, वो उनकी पॉपुलेशन है। इसी तरीके से ह्यूमन पॉपुलेशन की बात की जाए तो एक सिटी के अंदर जो पॉपुलेशन होगी एक स्पेसिफिक टाइम पर, वो भी उसकी एक पॉपुलेशन की एक एग्जांपल है। अब हम चलते हैं जी, पॉपुलेशन जब बन जाती है तो इसके अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स का मतलब ये होता है उसके अपने करैक्टर होते हैं, या उनके कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले है जीन फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर वैसे वर्ड जो है वो अलील फ्रीक्वेंसी होना चाहिए था, लेकिन दोनों वर्ड चलते हैं, जीन फ्रीक्वेंसी और अलील फ्रीक्वेंसी। जीन असल में क्या है, पहले हम इसको देखते हैं, फिर हम आगे चलेंगे, इसको पूरे के पूरे को हम एक न्यूमेरिकल भी हल करेंगे इसको आपको समझाने के लिए। जीन जो होता है वो क्या चीज़ होती है? बेसिकली जीन डीएनए का एक ऐसा सेगमेंट होता है जो कि एक
एक इंडिविजुअल के अंदर एक करैक्टर को कंट्रोल करता है। मिसाल के तौर पर मेरा आई कलर है, स्किन कलर है, हेयर कलर है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो जीन कंट्रोल कर रहे होते हैं। अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट के अंदर जो प्लांट फ्लावर का कलर होता है वो भी जो जीन्स है वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। प्लांट की जो हाइट है वो भी जीन कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो एक करैक्टर एक एक करैक्टर जो होता है वो जीन जो है वो उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं। में तो जीन तो समझ आ गई आपको। जीन फ्रीक्वेंसी क्या होती है? देखिए, जीन फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि एक खास पॉपुलेशन के अंदर एक जीन जो है या उसकी जो अलील है वो हाउ ऑफन इज़ प्रेजेंट, कि वो कितनी मतलब कसरत के साथ पाया जाता है, इसको हम जीन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो हम निकालते हैं जीन फ्रीक्वेंसी जो है वो किस तरह से निकाली जाती है। देखें, हमारे पास एक जीन है, जीन उसको हम कह देते हैं कि जो जीन ए है। अब ये जीन ए जो है ये फ्लावर कलर के लिए है। कोई भी फ्लावर प्लांट है हमारा, उसकी कलर के को रिप्रेजेंट करता है। इसकी दो फॉर्म हो सकती हैं, इसको हम A1 और A2 कहते हैं। देखिए, कोई भी जीन होगा ना, कोई भी जीन हो, वो जीन एक से ज़ायद शक्लों में मौजूद हो सकता है। लेकिन ये बात याद रखें कि इन्हीं मुख्तलिफ शक्लों को, या जीन की मुख्तलिफ शक्लें होती हैं, इसको हम अलील कहते हैं। ये उसके अलील हैं, यानी A1 A2 जो हैं वो आपस में एक दूसरे की अलील्स हैं। अब ये ज़रूरी नहीं होता कि दोनों अलील्स जो हैं वो किसी भी पॉपुलेशन के अंदर, फ़र्ज़ करें कि ये एक पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन के अंदर वो एक जितना मतलब एक ही फ्रीक्वेंसी से पाए जाते हों या बराबर पाए जाते हों। तो ये बात, एक बात तो ये है, और दूसरी बात ये अपने ज़हन में रखनी है कि किसी भी इंडिविजुअल के अंदर एक करैक्टर को कंट्रोल करने के लिए दो जीन ज़रूर होते हैं, और दो जीन यानी उसकी दो कापियाँ मौजूद होती हैं। अगर हम फ्लावर प्लांट की बात करें तो उसके फ्लावर कलर की अगर बात की जाए तो उसको कंट्रोल करने के लिए हर प्लांट के अंदर दो जीन होंगे। वो कॉम्बिनेशन कौन सा होगा? वो कॉम्बिनेशन A1 A1 भी हो सकता है, A1 A2 भी हो सकता है, और A2 A2 भी हो सकता है। तो कोई भी कॉम्बिनेशन इन दोनों अलील्स में से कॉम्बिनेशन उसका कुछ भी हो सकता है, लेकिन होगा एक इंडिविजुअल के अंदर दो अलील्स ज़रूर होंगी। अब हम चलते हैं जी, फ़र्ज़ करें कि उस पॉपुलेशन के अंदर 100 इंडिविजुअल जो हैं वो मौजूद हैं। हर इंडिविजुअल के अंदर जो अलील्स हैं वो दो पाई जाती हैं। तो टोटल अलील्स जो होंगी वो होंगी 200, यानी टोटल जो अलील्स होंगी उसके अंदर A1 और A2 दोनों को मिलाकर वो होंगी 200 तक। ये मैंने यहाँ पर निकाल भी दी हैं। अब हम चलते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी की तरफ। ये देखें कि सपोज़ करें कि हमने उनको काउंट भी कर लिया। हमने काउंट किया कि जो कैपिटल जो A1 है उसकी तादाद 60 है, और A2 की जो तादाद है वो 140 है। अब ये जो नंबर है A1 का वो 60 है। अब हमने इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि इनकी तादाद ओवर टोटल, यानी कि जिस तरह से आप परसेंटेज को निकालते हैं उसी तरीके से ये फ्रीक्वेंसी भी बिल्कुल उसी तरह से निकाली जाती है। ये 60 को ऊपर रखेंगे और 20 टोटल हैं, उन पे 200 सॉरी टोटल हैं, इन पे डिवाइड करेंगे और 0.3 जो है वो आंसर आ जाएगा। अब ये 0.3 जो है ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। इसी तरीके से अगर A2 की बात करें तो उनकी तादाद जो थी वो थी 140, इसको 200 पे डिवाइड करेंगे तो ये 7 आ जाएगा। अब बात याद रखें कि जो फ्रीक्वेंसी है ये बेसिकली दो तरह से ज़ाहिर की जा सकती है। एक तरीका इसका ये होता है कि हम इसको पॉइंट्स की सूरत में ज़ाहिर करें। दूसरा तरीका इसका ये होता है कि हम इसको परसेंटेज की सूरत में भी ज़ाहिर कर सकते हैं। परसेंटेज की सूरत में ज़ाहिर करने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो परसेंटेज बन जाएगी, यानी ये 0.3 है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा। इस तरह से हम जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम निकालते हैं। अब हम चलते हैं इसके दूसरे एट्रीब्यूट की तरफ कि इसका दूसरा एट्रीब्यूट क्या है। दूसरा एट्रीब्यूट है जीन फ्लो। जीन फ्लो का मतलब क्या होता है? देखिए, कोई भी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन के अंदर या तो लोग आ रहे होते हैं या फिर उससे लोग बाहर जा रहे होते हैं। ये लोग बाहर गए। तो जब ये एक पॉपुलेशन के अंदर लोग आगे पीछे होते हैं तो उस पॉपुलेशन के अंदर जो जीन फ्रीक्वेंसी होती है वो भी तब्दील होती है, और इन्हीं जीन्स का इस पॉपुलेशन से बाहर की तरफ फ्लो करना या फिर इससे अंदर की तरफ फ्लो करना, इसको हम कहते हैं कि ये जीन फ्लो है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है जीन जो है वो है हमारा एज डिस्ट्रीब्यूशन। कि एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज़ होती है? देखिए, पॉपुलेशन की एक और भी बड़ी खसूसियत है ये
एज डिस्ट्रीब्यूशन है। एज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि एक पॉपुलेशन के अंदर लोग किस उम्र के ज़्यादा हैं, वो उनकी तादाद जो है वो बच्चे ज़्यादा हैं, जवान ज़्यादा हैं या बूढ़े ज़्यादा हैं। जिस तरह के अगर हम देखें तो ये एशिया, इंडिया, पाकिस्तान के अंदर जवानों की तादाद ज़्यादा है, जबकि हम यूरोप की तरफ चले जाएँ तो यूरोप में जो है वो बूढ़ों की तादाद ज़्यादा है। तो इसको हम एज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ये हमें पता चलता है कि पॉपुलेशन को हमने मैनेज किस तरह से करना है। लोग जो हैं वो ज़्यादा कौन से एज के लोग वहाँ पे हैं, उनको कौन-कौन सी फैसिलिटीज़ वगैरह देनी है, इसके लिए। उसके बाद है जी पॉपुलेशन प्रेशर क्या होता है? असल में कोई भी पॉपुलेशन जो होती है वो जिस जगह पर रह रही होती है, उसी जगह के रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रही होती है। अब रिसोर्सेज पर पॉपुलेशन का कितना ज़्यादा इम्पैक्ट आता है, कितना ज़्यादा प्रेशर आता है, उसको हम कहते हैं कि वो पॉपुलेशन प्रेशर है। सपोज़ करें कि एक कोई सिटी है, उस सिटी की जो आबादी है वो 5000 है ऑलमोस्ट, तो उनके लिए एक हॉस्पिटल है। अगर 5000 के लिए एक हॉस्पिटल है तो एक इसी तरीके से एक और सिटी है साथ, तो उसकी भी आबादी जो है वो तकरीबन आप कहें कि 5000 है। वहाँ पर 5 हॉस्पिटल हैं, यानी कि 5 हॉस्पिटल वहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक हॉस्पिटल है। दोनों की आबादी सेम है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं वो 5000 के लिए एक हॉस्पिटल, और यहाँ पर जो फैसिलिटी है वो 1000 के लिए एक हॉस्पिटल जो है वो मौजूद है। इसका मतलब है कि इस पॉपुलेशन के अंदर जिसमें ज़्यादा फैसिलिटी मौजूद है वहाँ पर पॉपुलेशन प्रेशर कम होगा, लेकिन इस जो पॉपुलेशन है इसके ऊपर पॉपुलेशन प्रेशर ज़्यादा होगा। तो जब हम बात करते हैं ना पॉपुलेशन प्रेशर की, तो ये मैंने तो एक एग्जांपल दे दी है इस हॉस्पिटल की, जहाँ पर आम तौर पर जो है वो फूड का, वाटर का और इस तरह के रिसोर्सेज को ज़्यादातर देखा जाता है। अगर हम एक फॉरेस्ट की पॉपुलेशन को अगर हम स्टडी कर रहे हों तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है? पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब ये होता है कि एक यूनिट एरिया पर कितने लोग रहते हैं, और यूनिट एरिया कुछ भी हो सकता है। इसको हम देखते हैं, थोड़ा सा देखें। नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया, यानी एक यूनिट एरिया के अंदर कितने लोग रहते हैं उसको हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। और ये यूनिट कौन सी हो सकती है? यूनिट एरिया से क्या मुराद है? ये यूनिट एरिया जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो सकता है, मीटर स्क्वायर भी हो सकता है, और इसी तरीके से किलोमीटर स्क्वायर भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि हम कितनी जगह को अपनी जो स्टडी के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम एक बैक्टीरियल कॉलोनी को इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पर हम सेंटीमीटर स्क्वायर की बजाय मिलीमीटर स्क्वायर भी ले सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम फील्ड को स्टडी कर रहे हैं तो वो अगर थोड़ी जगह है तो हम मीटर स्क्वायर उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हम कोई एक फॉरेस्ट को स्टडी कर रहे हैं, वहाँ पर हमने पॉपुलेशन डेंसिटी मालूम करनी है, तो वहाँ पर हम किलोमीटर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखते हैं जी इसको एक न्यूमेरिकल सा छोटा सा निकालते हैं। फ़र्ज़ करें जी हमारे पास एक पॉपुलेशन है 20, इसके अंदर कोई भी एनिमल्स हैं जो कि एक फॉरेस्ट के अंदर, या आप शेर कह सकते हैं कि वो रहते हैं, और वो कितने एरिया में रहते हैं? 10 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर। अब 10 किलोमीटर स्क्वायर टोटल है, उसके अंदर 20 रहते हैं, तो एक पर यूनिट एरिया यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने आएंगे? वो 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो वो 2 इंडिविजुअल आ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि इसका जो डेंसिटी होगी वो 2 इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया होगी।